नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेडियो जय घोष 107.8 FM पर और मैं हूं आपका दोस्त राधे श्याम दीक्षित। रविवार का दिन है और बात होगी आरोग्य की, ताकि आप सुखी होते रहें लेकिन निरोगी काया के साथ। और ये सब तब होगा जब आप पूरे विषय को ठीक ढंग से समझेंगे और इसमें भी प्रकृति के साथ संतुलन बनाएंगे। और ये संतुलन कैसे बनाएं, इसके लिए समझने के लिए और इसके विस्तार से चर्चा के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा गुप्ता को। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नेचुरोपैथी को समझें, जानें और अपनाएं। लेकिन कोई भी तभी अपना सकता है जब उसके सभी आयामों से उसका परिचय हो, सीधे उसका साक्षात्कार हो। तो चूंकि 20 वर्षों से अधिक समय से शिखा जी इसमें न केवल प्रैक्टिस कर रही हैं, बल्कि अब तक देश में एक प्रमुख जो स्थान है, उत्तर भारत में तो खास करके ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, वो है गोरखपुर का आरोग्य मंदिर, जहाँ नेचुरोपैथी की सभी तरह की विधाओं का सर्वोत्तम उपयोग होकर के और बहुत से गंभीर रोगों का इलाज किया जाता है। वहाँ से आपने प्राथमिक प्रशिक्षण लिया और वहाँ के बाद में आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और वहाँ से पूर्ण रूप से तैयार होकर आपने क्षेत्र में कदम रखा है और आप काम कर रही हैं। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष के स्टूडियो में। और आरोग्य कार्यक्रम इसलिए हम लोग संचालित करते हैं जिसमें लोगों को प्राकृतिक अस्पताल की जानकारी है, और वो है हमारा शरीर और प्रकृति की व्यवस्था, जिसमें किसी और अस्पताल में भागने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ तभी होती है जब हम बहुत बड़े गुनाह के साक्षी बन जाएं, खुद इतना बड़ा अपराध कर बैठें। तो सबसे पहले तो शिखा जी, मैं आपसे यही चाहूँगा कि नेचुरोपैथी क्या है और इसका प्राकृतिक जीवन से क्या जुड़ाव है, सीधे थोड़ा समझाएं। क्योंकि सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि जो गोलियां हैं रंग बिरंगी, ये तात्कालिक और तेज उपाय हैं। जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें बार बार यहाँ पे बुलाने के लिए। जैसा कि नेचुरोपैथी पे हम 20 साल से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने नेचुरोपैथी में कदम रखा। आज मुझे अच्छा लगता है कि मैंने MBBS नहीं किया या उस समय नहीं कर पाई मैं किसी भी कारण से, या मैं CPMT नहीं बीट कर पाई, या बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं थे उस समय या प्राइवेट मिले। आज बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि उस समय मैं नहीं समझ पाई और मैं BSc स्टूडेंट होने के बाद मैंने 3 साल प्रिपरेशन की। बट आज जब पलट के देखती हूँ कि एक MBBS डॉक्टर मेरे पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो मुझे बहुत सुकून आता है कि वो दवाई तो लिख रहे हैं पर खुद अस्वस्थ हो रहे हैं। पर हम नेचुरोपैथ, हम प्राकृतिक चिकित्सक, हम खुद पहले अपने शरीर पे हर एक वो चिकित्सा कर सकते हैं जो हम आपको दे रहे हैं और हम कर रहे हैं। पर आप जब बीमारी में आएंगे तो हमें पता है, हमें पूरी तरह एहसास है कि वो चिकित्सा आपके ऊपर कैसा महसूस करेगी, आपको कितना कष्ट होने वाला है या कितना अच्छा लगने वाला है। पर एलोपैथ डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि हर चिकित्सा पद्धति की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी विशेषताएं हैं और अपनी जैसे जिस भी समय पे जो जरूरत है उसकी आवश्यकता है और उसकी ग्रेविटी को कहीं कम नहीं किया जा सकता। समझ बूझ करके अगर आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत खुशहाल और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और साथ में अगर अपने शरीर के अंगों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। तो चूंकि बीमार हम इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो हमारी जैविक घड़ी है, एक तो उसका संतुलित करते हैं, दूसरा ये कि उसका दुरुपयोग करते हैं, तीसरा ये कि उसके ऊपर नियम के विरुद्ध सारे काम करते हैं। और उसका जो संविधान है वो जब आपको दंडित करता है तो उसके परिणाम स्वरूप बहुत तरह के रोग सामने दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा हम समझाएं, नेचुरोपैथी पहले वर्ड पता हो, क्योंकि जनरली आप कहीं जाते हैं तो अगला कहते हैं अच्छा आयुर्वेदा ना, अच्छा वो मैं किचन में बना लेते हैं वही प्राकृतिक चिकित्सा है, या योग करा रहे हैं ना वही प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा इन सबसे परे है। धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, जब वही 5 तत्व हमारे लिए थेरेपी का काम करने लगे, मतलब वही हमारे लिए दवा बन जाएं, तो एक तो ये है कि हम प्रकृति के पास चले जाएं। अब जब नहीं पॉसिबल है, हम बहुत दूर निकल आए, तो हम प्रकृति को उठा के साइंटिफिकली और थेरेप्यूटिकली आपके पास ले आए। वो विधा है प्राकृतिक चिकित्सा, और प्राकृतिक चिकित्सक यही कर रहा है। जब आप बहुत गंभीर परेशानियों में आए और आप प्रकृति को बहुत पीछे छोड़ आए, तो हमने धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश को उठा करके आपके पास तक ले आए। हम उनको टब में इकट्ठा किया, गरम, ठंडे, और मिट्टी को हमने आपके शरीर के हिसाब से तैयार किया, आपके शरीर पे लेप किया कि आपकी रुग्ण ऊर्जा को हम अच्छा कर सकें। तो न सिर्फ भोजन तो हमारा एक पृथ्वी तत्व है जो हमें पृथ्वी माँ से मिला, उसको भी आपको कैसे ग्रहण करना है जो आपको फायदा पहुंचाए। अब हम उसको भून भान के सब्जियों में अगर खा रहे हैं तो वो हमारे को बस कैलोरी दे रही है, ओनली कैलोरी। जो उसके
औषधि तत्व थे उनका हम नाश कर देते हैं। बिल्कुल। तो उबली कंडीशन में बिल्कुल मिनिमम फ्लेम पे, विदाउट ऑयल, ऑयल जो चाहिए हमें मूंगफली से, नारियल से, और इन सब का तेल चाहिए और जो बिना जो है प्रसंस्कृत किए हुए, हाँ, तो लाभ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये पूरी संपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा बहुत वास्ट है, जिसमें सारी चीजें आ गई, मतलब ध्यान योग भी आ गया। सिर्फ ध्यान योग अलग नहीं है, इसीलिए आयुष मिनिस्ट्री में AYUSH, वाई की ही डेफिनेशन है योगा एंड नेचुरोपैथी, इसलिए आपको उसमें एन मिल नहीं रहा है। तो ये जो AYUSH, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, तो ये दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं। इसीलिए योग वालों को प्राकृतिक चिकित्सा जरूर सीखनी चाहिए और प्राकृतिक चिकित्सा को योग जरूर आना चाहिए, तभी वो संपूर्ण है। बिल्कुल। और ये जो नेचर है, एन जो है, ये नेचर को भी डिनोट कर रहा है, नेचुरोपैथी को भी डिनोट कर रहा है, न्यूट्रलिटी को भी डिनोट कर रहा है। अगर हम न्यूट्रल होंगे यानी समभाव में होंगे, और ये तब होगा जब पंचों तत्व जो है आपके शरीर में संतुलित मात्रा में होंगे, उनका संतुलन नहीं होगा तो रोगी होने की संभावना बहुत क्षीण रहेगी। और चूंकि नेचुरोपैथी के ही एक बहुत मशहूर चिकित्सक हैं डॉक्टर NK शर्मा, जिनका एक वीडियो बहुत वायरल है और उन्होंने लगातार बताया कि हमने 3 पीढ़ियों पर प्रयोग किया है, और तीनों पीढ़ियां, पहले मैं भी बीमार होता था, चिकित्सा भले करता था, लेकिन इन 3 पीढ़ियों के अनुभव से ये पाया कि अब हमारे परिवार के लोग बीमारी क्या होती है इसको जानना भूल गए हैं। दवाई तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने शरीर को ऐसे नहीं बनाया कि वो बीमार पड़े, और सामान्य चिकित्सा तो शरीर स्वयं करता है, लेकिन हम उसकी शक्ति को छीन कर रहे हैं। तो चलिए आज इसे ऊर्जीकृत करते हैं, और इसमें और सारा ज्ञान जो भरा पड़ा हुआ है उसमें सूत्र वाक्य में हम उसे प्राप्त करते हैं और इसको अपने जीवन में अमल में लाते हैं, क्योंकि हमें आरोग्य यानी निरोगी रहने के लिए आवश्यकता है, और हम सब उसके लिए अपनी गाढ़ी कमाई के अच्छे पैसे इस पर खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए ये अब सोशल आप वैल्यू नहीं है बीमार होना या अच्छे अस्पताल में पहुंच जाना या अच्छे चिकित्सक के पास पहुंच जाना। इसकी चर्चा तभी होगी जब आप रोगी हैं। तो निरोगी होने की शुरुआत कीजिए, आज से नेचुरोपैथी को अपने जीवन में अपनाइए। अभी नेचुरोपैथी जाना है, अब उसकी अलग अलग बीमारियों में इसकी उपादेयता, इसकी उपयोगिता के बारे में डॉक्टर शिखा जी से हम लोग समझेंगे। जी शिखा जी। एक टिप्पणी पे ध्यान आपका देना चाहेंगे कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। नेचर इज इटसेल्फ अ गुड फिजिशियन। सो अगर हम उसको छेड़छाड़ ना करें तो हमारा शरीर खुद ब खुद ठीक होएगा, क्योंकि नेचर हमें ऐसा ही बनाया है। लाइक जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ तो या इधर हम वोमिट करने लगेंगे या लूज मोशंस होने लगेंगे। प्रॉब्लम तभी बढ़ेगी जब हम उसके अगेंस्ट मेडिसिन लेंगे। तो 2-3 दिन आराम से रेस्ट करते हुए नारियल पानी पे या किसी फलों के रस पे आप अच्छे से दिन बिता सकते हैं। आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, जहां से हम गड़बड़ी शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शिखा ने कही है, मैं इसको लिखित करना चाहूँगा, अंडरलाइन करना चाहूँगा। आपके शरीर के बहुत से ऐसे सिम्टम हैं जिन्हें आपको रोग बता दिया गया है, जबकि वो आपके शरीर के सुरक्षात्मक तंत्र का हिस्सा हैं। बिल्कुल। जैसे बुखार ये बीमारी नहीं है, बिल्कुल। जैसे वॉमिटिंग बीमारी नहीं है, आपके शरीर में संक्रमण गया, शरीर ने काम किया और आपको समाधान की तरफ ले गया है। लूज मोशन बीमारी नहीं है, हाँ, इन्फेक्शन है, वो निकल जाएगा, ठीक हो जाएंगे आप। और ये भी बताता है कि आपका शरीर उन संक्रमणों से लड़ने के लिए तैयार है और वो लड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये सिम्टम है, लक्षण है। रिपोर्ट में जो फैगोसाइट सेल्स होती हैं वो बढ़ी हुई हैं तो डॉक्टर और हैवी एंटीबायोटिक दे देता है। वो बढ़ी हैं, ये दर्शा रहा है, WBC काउंट बढ़ा है कि आपका शरीर उनसे लड़ रहा है, इसीलिए WBCs बढ़ी हैं। सेना की ज्यादा जरूरत है। हाँ, ज्यादा सेना की जरूरत थी, शरीर ने ज्यादा सेना खड़ी कर रखी है, पर हम बिलीव नहीं कर रहे। अगर हम 1-2 दिन बिलीव करें और रेस्ट पे डालें बॉडी को, तो बॉडी खुद से अपने आप को ठीक करेगी। बिल्कुल। जैसे आप थक जाते हैं, आपकी मांसपेशियां और आपके टिश्यूज में बहुत स्ट्रेच होता है, आप रिलैक्स करते हैं और आपको बड़ा अच्छा फील होता है, अगले दिन के लिए आप फिर तैयार हो जाते हैं। और इसके लिए आपको रात में अच्छी नींद बेहद ज़रूरी है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अच्छी नींद न होने के कारण हैं, क्योंकि वो पूरे आपके साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं। तो ये जो दिनचर्या है इसका, क्योंकि आजकल हम सभी मानते हैं कि ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, तो लाइफ स्टाइल ही हमारी बिगड़ी है। तो नेचुरोपैथी से पहले लाइफस्टाइल को ठीक करना बहुत जरूरी है कि हम नेचर के करीब रहें। इसीलिए योग में इंटरनेशनल योगा डे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस पे मैं इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सक क्या कर रहा है, यम और नियम पे काम करता है और पेशेंट ठीक हो जाता है।
आसन तो ठीक है, जिन्होंने योग पे एक्सपर्टाइज किया है वो आपको आसन कराते हैं। आसन की आवश्यकता तो बहुत बाद में है। आप अपना यम और नियम ठीक कर लें तो आप ठीक होने लग जाएंगे। एक प्राकृतिक चिकित्सक सिर्फ यही कर रहा है। आपका सिर्फ सुबह आपको 6 बजे उठना से लेकर के सनराइज के पहले और रात 8 बजे तक लाइट ऑफ हो जाए और आप 10 बजे तक गहरी नींद में चले जाएं, यही रेगुलराइज करके हम सिखाते हैं। चलिए, ये जो बात आपने कही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आधी दुनिया की समस्या तो इतने काम से सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। बाकी औषधियों की बाद में जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सी बीमारियां, पहले इतना जो बिगड़ता है, इससे क्या क्या बिगड़ता है, फिर उसके दुष्परिणाम के रूप में क्या दिखता है, और ये करना कितना जरूरी है, थोड़ा समझाएं हमारे श्रोताओं और दर्शकों को। हमारा नेचर, जो हमारा सनलाइट है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी चलती है। आज से नहीं, पिछले 2000 सालों से चल रही है। अब हमने अपने घर में लाइट्स लगा ली, मोबाइल फोन आ गया और हमने अगेंस्ट नेचर वो सब कुछ तैयार कर लिया कि हम रात को दिन बना सके, पर हमारी बॉडी ने तैयार नहीं किया है। वो अकॉर्डिंग टू नेचर जहाँ पे रात होती है वो उसी समय सोना पसंद करती है और ऑर्गन्स उसी समय रेस्ट में आते हैं। अब जब हम 8 बजे के बाद भी अपना पूरा दिन बना लेते हैं घर में, तो वो ऑर्गन्स इरिटेट होते हैं। वो ऑलरेडी सोने की कंडीशन में हैं और हम उस समय पिज्जा, बर्गर और रात का खाना और चाय वाई सब शुरू कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण है। दूसरा, मैं इस पे ध्यान देना चाहूंगी कि हर ऑर्गन का अपना एक ऑर्गन क्लॉक टाइम है। ऑर्गन क्लॉक यानी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके साथ उसका एक सिंक है, उसका तालमेल है जी। तो जैसे हमारा लंग्स का टाइम सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जिससे हमारा लंग्स का कैपेसिटी उस समय बहुत अच्छा हो और वो हमारा प्राणवायु खूब अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। 4-5 बजे के आसपास ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं। ठीक इसी तरह मैं ये 2 लेती हूँ। रात का टाइम जो है लीवर और गॉल ब्लैडर का, वो 11 से 4 के बीच में है। अब अगर आपने लीवर को प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया तो वो अगले दिन काम नहीं करेगा। तो लीवर का प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा है, आप अगर पेशेंट को 10 बजे नहीं सुलाएंगे या सोएंगे, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, तो वो जल्दी ही बीमार पड़ने लग जाएगा। और यहाँ पर मैं कुछ जो आंकड़े हैं दुनिया की बीमारियों के, उसमें सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं वो फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। उसके और भी कारण हैं, लेकिन सबसे जो अनरेस्ट है उसके कारण फेफड़ों की समस्याएं हैं। दूसरा है आपके खान पान के कारण आपके लीवर की समस्या है, और जब ये दोनों गड़बड़ होते हैं तो उसका सीधा असर हृदय की तरफ जाता है और आपका पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स होता है और फिर हार्ट अटैक्स आते हैं। और इन तीनों के अव्यवस्थित होने से कैंसर की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। तो आप सबको जागना है और इस सत्र को ठीक से सुनकर, ठीक से समझकर, जानकर अमल करना है, क्योंकि अगर आप अमल करेंगे तो आप सुधार की तरफ जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो होगा वही जो हो रहा है। तो हाँ, सबसे पहले तो है कब खाएं, फिर आता है क्या खाएं, फिर आता है कैसे खाएं। तो पहले कब खाना तो ठीक करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बाइल जूसेस हैं उनके भी सिक्रीशन का एक तंत्र है। हाँ। और उस तंत्र को शरीर के अनुरूप आपको चलाना पड़ेगा, और अगर आपने उसको अपने मन माफिक चलाने की कोशिश की तो दुष्परिणाम सामने आएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या खाएं, मतलब हमारा जो मानव शरीर है वो क्या खाने के लिए बना है, और उसे क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और क्या क्या साथ नहीं खाना चाहिए जो विरुद्ध है, और क्या क्या साथ जरूर लेना चाहिए, तभी उसके परिणाम मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अन्य उपायों पर समझने से पहले यही समझते हैं कि ये जो 5W1H का कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं। हाँ, सबसे पहले तो कब खाएं की कंडीशन हमने बताई कि सूर्योदय के साथ उठ जाएं, और जो बीच का इंटरवल है शाम को 6 मैक्सिमम 7 बजे तक का ही आपको आहार ग्रहण करना चाहिए। वहां से आपको फास्टिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर बॉडी आपकी रेस्ट कंडीशन में है तो डिटॉक्स करेगी अच्छे से। तो जो डिटॉक्स का प्रिंसिपल है, और इतने महंगे चीजें आप डालते हैं बॉडी में डिटॉक्स के नाम पे, वो अपने आप ही डिटॉक्स है, बॉडी खुद डिटॉक्स करती है। हाँ, अगर आप 12 घंटे का एक पॉज दे दें, उसे रेस्ट का पॉज दे दें, पर अकॉर्डिंग टू नेचर। अभी पॉज का क्या है, यूथ अपने हिसाब से पॉज बनाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कर रहे हैं आप, लेकिन आप रात में 1 बजे सोएंगे, तब तक खाएंगे, और फिर 1 बजे से दोपहर के 1-2 बजे तक नहीं खाएंगे, तो वो गलत है। उससे आप स्लिम तो दिख सकते हैं, वजन कम हो सकता है, पर आप स्वस्थ बहुत दिन नहीं रह पाएंगे। इसलिए लोगों को स्वस्थ दिखने वाले लोग को हार्ट अटैक आ रहा है। जी बिल्कुल, शायद यही कारण है। एग्जैक्टली यही कारण है, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से जिंदगी चला रखी है, नेचर के हिसाब से नहीं। बेशक वो बाकी पैरामीटर्स पे सही हैं, पर यहाँ पे वो गलत है। बिल्कुल, जैसे शरीर में हम जो आहार लेते हैं उसमें संपूर्ण पोषण के क्षमता होनी चाहिए। केवल हम पोषक तत्वों के आधार पर कुछ आहार को चयनित करके खा लेंगे और सोचेंगे सब पूरा हुआ, ऐसा नहीं है। इसलिए अलग अलग तरह के रसों की आवश्यकता है, इसीलिए अलग अलग तरह के स्वादेंद्रियां
अपना अपना काम करती हैं ये जानने के लिए कि सब कुछ गया कि नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो पसंद है उसी को बार बार ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या खाएं। ठीक है, कब खाएं हो गया, नेचर के अकॉर्डिंग ही चलना है और उसके अकॉर्डिंग ही बीच के इंटरवल में खाना है। सनसेट के आसपास आप खत्म कर दीजिए, सनराइज से आपका दिनचर्या शुरू हो खाने पीने की, क्योंकि जब आप उठ जाएंगे तो आपका ब्रेन काम करता है, तो ये लॉजिक नहीं हो सकता कि आप करते जा रहे हैं पर आपने फास्टिंग कर रखी है। काम करने के साथ शरीर को चाहिए ऊर्जा और आपको उसके साथ कुछ ना कुछ ग्रहण करना पड़ेगा। क्या खाएं? कोई भी चीज आपने जो नेचर में है, जो ईश्वर ने बनाई है, वो ही पौष्टिक है शरीर के लिए। अब हम उसको जितना रिफाइन करेंगे, जितना ग्राइंडिंग करेंगे, जितना प्रोसेसिंग करेंगे, जितना ओवर प्रोसेसिंग करेंगे, वो उतना एसिडिक होती जाएगी, उसके न्यूट्रिएंट खत्म होते जाएंगे। तो जहाँ पे भी आप कुछ भी खा रहे हैं, आप पहले देखिए कि आपने कितना प्रोसेस कर दिया है उसको। जितना ज्यादा प्रोसेसिंग करेंगे उतना, जितना ग्राइंड करेंगे उतना। तो जैसे अगर सिंपल सा उदाहरण दें कि गेहूं का ज्वारा हमारे लिए अमृत है। ठीक, तो सबसे पहले हमने गेहूं को उगाया और ज्वारे बनाए। ज्वारे आप पीस लें, ऐसे ही पानी में घोल करके पीस के, या ज्वारे के कैप्सूल, ज्वारे का पाउडर मिलता है, पर हम प्राकृतिक तरीके से ज्वारे का यूज करें। फिर हमने गेहूं को दलिया बनाई, तब खाया, या गेहूं को भिगो दिया और सुबह अंकुरित हो गए, या दलिया के फॉर्म में खाया। थोड़ा सा, उतना पौष्टिक नहीं पर फिर भी दलिया पौष्टिक है। सब्जियां बना के अगर आपने ग्रहण किया या दूध में ग्रहण किया, उसके बाद हमने उसको आटा बना दिया। ठीक है, तभी तक भी चोकर था, थोड़ा और एसिडिक, हाँ फाइबर था, लेकिन उतना अल्कलाइन नहीं जितना शुद्ध वो था। इसीलिए उसको कहते हैं कि ज्वारे के रस में कैंसर सेल्स तक को मारने की क्षमता है और नई सेल्स बनाने की क्षमता है। फिर हमने उसको और पीसा और मैदा बना दिया, और फिर हमने उसको हाई फ्लेम पे रिफाइंड में पूड़ियाँ बना दी, और हमने उसको अच्छे से तली हुई सब्जी के साथ खाया। और आपने कहा हमने तो घर का भोजन किया है। कैसे ठीक होंगे? और अति कर दी तो उसके नूडल्स बना के कंपनी में पैक कर दिए, आपने 2 मिनट में बनाए और आपके लिए घंटों की मुश्किल खड़ी हो गई। और वो हाई फ्लेम पे पकाना कहीं पे भी नहीं था। फ्लेम उतनी ही आवश्यकता जितनी है उतने पे ही पकाना चाहिए, और जिन चीजों की जितनी आवश्यकता है। सब्जी का अपना साथ ही खत्म हो रहा है, हम हाई फ्लेम पे उसके पानी को सुखा रहे हैं। तो अगर मिट्टी के बर्तन में हम कोई सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी में आप खड़े मसाले डालिए। अब जैसे मसाले की बात है, अब जो पिसा मसाला हम तो घर में ही पीसते हैं, पर पीस के रख लेते हैं ना, तो वो अपना फ्रेग्रेंस और जो केमिकल्स है, मेडिसिनल वैल्यू, वो खो रहा है। आप खड़े मसालों को एज इट इज डाल दीजिए और उसको तेल में मत डालिए। जो भी ऑयल आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है या तेल, प्रॉपर तेल है, उनको आप ऐसे ही सब्जी में डाल दीजिए। सारे खड़े मसाले डाल दीजिए, हल्दी नमक डाल के ढक दीजिए, बढ़िया सब्जी तैयार हो जाएगी। और उसको उतना ही पकाइए जितना वो सब्जी खाने लायक आपको हो जाए। उतनी मत पकाइए कि उसका पानी भी खत्म हो जाए, स्वादिष्ट हो जाए, वो भी स्वादिष्ट लगेगी। बस थोड़ा बदलेंगे घर को, तरीके को, तो सबकी आदत भी पड़ेगी। और आजकल बदलती हुई जीवन शैली में हम लोग काहिलियत करने लगे हैं, खास करके आहार को लेकर। तो ये होता है कि एक बार ज्यादा पका लो और आराम से 2 दिन 3 दिन तक खाते रहो। तो ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक बार पकने के बाद जब उसे गर्म करते हैं तो उसमें बहुत तरह के क्रियाएं होती हैं, जिसमें बहुत तरह के हानिकारक तत्व उसमें उत्पन्न होते हैं और वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो पहली बात, बासी का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल बंद। आपको फ्रिज में रखकर स्टोर करके ज़्यादा लंबे समय तक खाने की कोई भी विचारधारा आपके दुश्मन है। आपकी आयु घट रही है, आपकी शक्ति क्षीण हो रही है, आपकी ऊर्जा घट रही है, और ये सब आप करना नहीं चाहते। जो आप करना नहीं चाहते वो अनजाने में करना बंद कर दीजिए। कुक्ड फूड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जब लोग नौकरी पेशी के लिए दूर दराज देशों में जाने लगे। जब आप घर में ही हैं तो तुरंत बनाइए, तुरंत खाइए, जो बन जाए। दलिया बन जाएगी फट से, है ना, या सब्जियां जस्ट ढक दीजिए, आपके लिए तैयार हो गई। सो वो ही खाना खाना चाहिए, और प्राकृतिक फल। अब आपको जब दूर देशों में निकलना है पोटली बांध के, तो अनाज का कल्चर आया, फिर वो 2 दिन लगेंगे तो थोड़ा और आया। अब क्या है, वो फैशन में आ गया। आपने जरूरत से ज्यादा उस पे, मतलब जहाँ पे जरूरत है, आप 2 दिन को निकल रहे हैं, ऐसा तो अब होता नहीं कि हमें कुछ ना मिले, हम चाहें और हमें ना मिले, ऐसा तो है नहीं। बट स्टिल हम उसी पे हैं कि हम पूड़ियाँ तल लें, रख लें, खा लें। हम कहीं जा भी नहीं रहे, फिर भी घर में हम वही कल्चर है 2-3 दिन का। तो वो क्यों था, ये भी तो समझें। वो आवश्यकता अनुसार था, और हमने उसको कंफर्ट जोन में ले लिया, सुविधा भोगी हो गए। और हम लोग इसीलिए दुखी और परेशान हैं, क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो संकट का कारक बन गई हैं। तो इतने सुविधा भोगी मत बने। एक तो क्रियाएं आपकी बहुत ज़रूरी हैं, शरीर की सक्रियता बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि आपके सारे जो तंत्रिका तंत्र हैं उन सबका अपनी उपयोगिता है।
आपके पैरों के नोट्स हैं जिसमें एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, उनके चलने में और उनमें जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनके दबने का अपना महत्व है। हाथ की क्रियाओं के, हाथ के अलग अलग पॉइंट्स हैं उनकी भी क्रियाओं का महत्व है। आपके शरीर के अंग प्रत्यंग के जॉइंट्स हैं उन सब का चलना ज़रूरी है और ये सब करने से होगा। तो इसलिए करने से न बचें, आप अच्छा पकाएं, अच्छा खाएं, लेकिन सिर्फ स्वाद के चक्कर में किसी एक तरह की चीज़ों के पीछे भागे नहीं। तो अब आपने 2 तत्व तो बता दिए कि क्या खाएं और कैसे खाएं। नहीं, अभी क्या खाएं पे ये अभी और थोड़ा बताना। एक जी, टॉपिक है जरूर। कि जैसे दिन भर में नहीं समझ में आता है तो आप मोटा सा एक फिगर आउट करें कि 80% रफेज जाना चाहिए। हर टाइम की प्लेट में 80% प्लेट का 1/4 से ज्यादा हिस्सा आपका रॉ होना चाहिए और एक कुक्ड होना चाहिए। फिर आप जो ट्रेडिशनल फूड खाते चले आ रहे हैं, जैसा स्वाद लगता है वो चीज हो और बाकी चीजें वो हों जो रॉ हों। तो रॉ में सलाद हो सकता है, स्टीम्ड या बॉइल्ड वेजीज हो सकती हैं, एक आपकी कुक्ड है, चॉइस है आपको। हाँ, बाकी सलाद है, चटनियां हैं तरह तरह की जो हम लोग इतनी तीखी बना देते हैं कि हम उसको सिर्फ चाट पाते हैं। वैसा ना करें। मतलब वो ऐसी हो कि हम उन्हें खा पाएं, आधी कटोरी के आसपास। उनका अपना महत्व है, उसका भी अपना विज्ञान है। अब वो वहां पर तो चाटेंगे और सुबह वही पानी आप मिला के पियेंगे, कितने दिन पी पाएंगे? अगर हम डेली आधी कटोरी के आसपास धनिया पुदीने की और टमाटर की चटनी बिना मिर्च के ज्यादा खाएं, हींग वगैरह डाल के, तो वो खुद ही औषधि है और रॉ है। वो आपकी सब्जी का टेस्ट भी बढ़ाएगी, सैलेड की भी गार्निश कर सकती है। बजाय इसके धनिये का पानी हम पी रहे हैं, अजीब है, अजीब साउंड करता है ना, बट हम पी रहे हैं और हम 10,000 खर्च करके एक डाइटिशियन ढूंढते हैं, उसका डाइट प्लान फॉलो करते हैं। और बड़े महंगे ब्रांड से कंपोनेंट्स लेते हैं कि ताकि हम शायद हमारे शरीर की सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, जबकि कमियों के उत्पन्न करने वाले हम खुद हैं। इसको आप स्वीकार करें और जब स्वीकार करेंगे तभी से समाधान की यात्रा शुरू होगी। दिन भर में जब भी आप प्लेट लगाएं, कोशिश करें चाहे नाश्ते की हो, चाहे खाने की हो, चाहे रात के खाने की हो, आपको उसमें 80% रफेज दिखना चाहिए। हाँ डॉक्टर शिखा, इसमें अलग अलग एक मत हैं भोजन को लेकर। मैं चाहता हूँ कि प्राकृतिक व्यवस्था के आधार पर क्या है ये ज़रूर समझा दें। अलग अलग सलाह देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़ा अभी खाएं, थोड़ा 1 घंटे बाद खाएं, 2 घंटे बाद खाएं, मतलब बार बार बदल के खाएं, एक साथ ज़्यादा ना खाएं। दूसरे सलाह देने वाले हैं वो जो 3 टाइम है कि भाई सुबह आप ब्रेकफास्ट लें, फिर आप लंच लें और रात में दबा के डिनर लें। तीसरे वो सलाह देने वाले हैं कि नहीं साहब, जब भूख लगे तब खाएं, इसका कोई नियम नहीं है, भूख लगे तब खाएं। चौथी सलाह देते हैं कि आप कितना भी खाएं लेकिन खाली करके खाएं, थोड़ा ही खाएं लेकिन भूखी लगने पे खाएं, लेकिन कम खाएं, भर पेट ना खाएं। तो क्या सही है? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि दिन भर में जब हमारा ये तो सही है, लेकिन रोज बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को बदलना नहीं चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि हम 8 बजे सुबह नाश्ता करेंगे, 12 बजे खाना खाएंगे और शाम का खाना 7 बजे खाएंगे, तो वो आधे घंटे का इधर उधर हो सकता है। पर एक दिन आप मन नहीं था, एक दिन खाया ही नहीं, एक दिन भूख लगने पे खाया, भूख नहीं थी, तो वो ना करें। मतलब ये जो अलग अलग कारण आप तलाश करते हैं, शरीर को नहीं चलेगा। शरीर का अपना समय है। आपने जो एक बना दिया वो कभी कभार ही हो सकता है, उसको फॉलो करें जो आपके हिसाब से सुटेबल है और वो आपके मीन टाइम में है, सनराइज और सनसेट के बीच में। और वो भी बेहतर है कि ऐसी सिचुएशन कभी आए तो उसका विकल्प भी प्राकृतिक अपने साथ रख लें। कुछ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, कुछ ऐसा है ताकि वो जैसे आपने हैवी खाया है तो आप 1 मील फ्रूट्स हो सकता है, पर टाइमिंग्स वही हो लगभग आपके। तो बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक उस समय ही अलार्म दे रहा है कि आपको भूख लगी है, उस समय आप दे नहीं रहे, फिर जब नहीं लगी है तब आप दे रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि खाना तो भूख लगने पे ही खाना चाहिए, ये क्लियर है। खाएं तभी जब भूख लगे, क्योंकि जो पड़ा है वही हजम नहीं हुआ है और आपने ऊपर से वो लोड डाल दिया है। भूख लगने का मतलब है कि अलार्म है कि आपका जितना आपने सप्लाई दी थी वो अब शरीर ने आगे पास ऑन कर दी है, डाइजेस्ट करके। अभी हम सब मन की भूख पे चल रहे हैं, तन की भूख तो पता ही नहीं चलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि ये जो समय समय पर कि एक दोस्त आ गया है इसलिए खा लेते हैं, या बहुत देर हो गई है, देर हो गई इसलिए खा लेते हैं, बच गया है इसलिए खा लेते हैं, या बेकार हो जाएगा इसलिए खा लेते हैं। ये मन की है और ये जबरदस्ती के कारक भूख है। जबकि वास्तविक है आपके शरीर की जो आवश्यकता है उतने पर ही खाएं। अगर आप थोड़ा बचा भी लेते हैं घर में खराब होने वाले खाने को,
तो आपके शरीर में जो बीमारी पैदा होती है उससे आप ज़्यादा संकट में आते हैं, ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसलिए जिस समय आप बचाना चाहते हैं उस समय किसी और भूखे की तलाश करें और उसे खिलाएं। बिल्कुल, ये ना कि बहुत खुद बहुत अच्छी नसीहत है। और ये बड़ा सारा लोग अपने आप को बहुत अच्छा ऐसा दिखाते हैं कि नहीं भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम ना वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो भूखे हैं, जिनको नहीं मिल रहा है। आप बिल्कुल इतना स्पेस बना के रखें कि हम फ्रेश बना करके तुरंत खिला देंगे। और साथ में ये भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप ज्यादा बनाए ही ना। जी बिल्कुल, आप बनाए ही उतना, और थोड़ा भूख जितना से कम खाएं। थोड़ा भूख से कम खाएं, तो थोड़ा कम खाएंगे, गम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। जी, तो ये हमारा जो क्या खाएं वाला सब्जेक्ट था, लगभग लोगों को समझ आया होगा। जैसे रॉ हमें रखना ही रखना है, प्राकृतिक फल और सब्जियां भरपूर होनी चाहिए, और फिर चॉइस है आपके पास कि आप कुक्ड फूड खा सकते हैं, तो शरीर शायद आपके पिज्जा को हजम कर सकता है। वैसे ये जितनी भी चीजें बेक्ड हैं ये ज्यादा नुकसान है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर ना तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बचते हैं, और साथ में उसके अंदर जो भी कंपोनेंट हैं वो पोषक तो होते नहीं हैं। दूसरा है, शरीर को उनको पचाने में ज़्यादा वक्त लगता है। ये फिगर सामने आती हैं कि अमूमन हम लोगों ने अपनी जीवन शैली में ब्रेकफास्ट के नाम पर अपने पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाने के काम कर लिए। हम लोग सुबह चाय पे बैठते हैं और चाय के साथ में बिस्किट लेते हैं या ब्रेड लेते हैं। ये हानिकारक हैं आपके पेट के लिए भी, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, और आपके शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध हैं। और इसके खामियाजे के तौर पर बहुत सी जो महिलाएं हैं वो कुपोषित हैं और उनको बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक मील उनका मिस हो रहा है, और बहुत से युवा बीमारियों के शिकार हैं और हमारे शरीर की व्यवस्था बिगड़ी है। तो डॉक्टर शिखा, आप जरूर लोगों को सचेत करें कि इससे बचें। अगर आप फल खाते हैं नाश्ते में, तो आपको तेज भूख लगने लगेगी 2 घंटे के अंदर। खूब सारा फल खा लीजिए, 250 ग्राम 300 ग्राम तो भी। और अगर आप चाय, रस और बिस्किट खाते हैं तो वही भूख मर जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो ब्लोटिंग हो रही है, अभी तो मेरा पेट भरा है, तो हम तो कुछ खाते नहीं है। लेकिन जो आप खा रहे हैं, जो चाय है, हाईली एसिडिक फूड है। उसके साथ अभी क्या कल्चर आ गया है, चाय तो हम पीते हैं पर उसके साथ अखरोट, बादाम, मखाने खाते हैं, तो वो कितना न्यूट्रिशियस है और अल्कलाइन फूड है, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त है। अभी इसको चाय के साथ आपने ले लिया, बेकार हो गया। यानी पैसे भी गए, मेहनत भी गई, तो अगर चाय पीनी ही है तो मैं सबके अगेंस्ट ये बोलना चाहूंगी कि चाय बिल्कुल अकेली पीनी चाहिए, डॉक्टर के अगेंस्ट। वो कहते हैं नहीं आप खूब सारा बिस्किट बिना खाए चाय मत पीजिए, नहीं, आप पहले पानी पीजिए, फिर बहुत ज़्यादा, अब तो बड़ा कप होना ही नहीं चाहिए, छोटे कप में जो मिलती है बाजार से आपकी 10 रुपए वाली, उससे ज़्यादा चाय नहीं होनी चाहिए, 2-3 सिप, और वो आपने पी, उसके बाद फिर पानी पीजिए, डाइल्यूट हो जाएगा। अगर आपको नहीं छोड़ना है, छोड़ना चाहिए, ग्रीन टी पे और हर्बल टी पे, इन सब पे आइए, डिफ्यूज टीज पे आइए, इतनी सारी अच्छी अच्छी डिफ्यूज टीज हैं, आप पानी में डालिए, ढक दीजिए, और वो आप फ्रेग्रेंस भी होगा और उससे आप शिफ्ट कर सकते हैं। और वैसे भी आप बिना चाय पत्ती डाले, बिना दूध का इस्तेमाल किए, नींबू की चाय पिएंगे तो विटामिन सी भी आएगा, सेहत भी अच्छी वही मैंने कहा, बहुत सारी ऐसी चाय है, डिफ्यूज टीज और लेमन टी, जिन पे आप जा सकते हैं। फिर भी मान लीजिए कि एक एडिक्शन है ना, तो अल्कोहल के एडिक्शन से तो बेहतर है चाय का एडिक्शन। और धीरे-धीरे 2 बार या 1 बार धीरे-धीरे कम करें, तो आप सिंगल लें, उसके साथ कोई भी ऐसा पौष्टिक मत खाएं इतना महंगा जो हार्मफुल हो। बिल्कुल, क्योंकि वो काम नहीं आने वाला। और जितनी भी लोगों को एसिडिटी की शिकायत है, उसका सबसे बड़ा जरिया चाय है, और उसके साथ पराठे है, नाश्ते के। तो एटलीस्ट आप पराठे खा भी रहे हैं तो चाय मत पिए उस समय। और दूसरा, ये जो कॉकटेल बनाकर खाना है, ये और ज्यादा खतरनाक है। कई बार लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें वो सलाद भी लेंगे, लेकिन साथ में कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। तो और उस कोल्ड ड्रिंक इमीडिएट फिनिश करने के बाद इमीडिएट चाय पी लेते हैं। तो मतलब किसी भी चीज को आपने सही से पचने के लिए शरीर को अवसर नहीं दिया और आपने उसका नुकसान किया है, और बदले में जब आपने मित्र को आपने दुश्मन बनाया है तो परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे 1 मील कॉन्सेप्ट अभी आ गया है, तो एक ही तरह का भोजन, फल और खाना, सब्जियां एक साथ, वो बेकार है। अब बहुत सारा तरह तरह का खाना भी एक साथ, तो ना तो हमारी अब फिजिकल एक्टिविटी इतनी हो गई है, तो वो जो इंडियन थाली थी बेशक न्यूट्रिशियस थी, लेकिन तब जब हमारा काम भी उतना था, जब हम मेहनत करते थे, महिलाएं भी, फिजिकल भी और पुरुष भी। अभी मेंटल वर्क करते हैं हम सिर्फ, तो हम वो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चटनी, पापड़, दही बड़ा, खीर नहीं पचा सकता शरीर,
है ना। खीर खाना है तो अपने आप में खीर बस एक एक मील है। मील हो गया, है ना। तो आपको उस पे आना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि हमें कितने कम भोजन की आवश्यकता है स्वस्थ रहने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमने की है और अभी आपने प्राकृतिक जीवन को ठीक से समझ रहे हैं और ये समझते रहने के लिए आपको जागृत रहना ज़रूरी है और आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक छोटे से अंतराल के बाद हम लौटते हैं और डॉक्टर शिखा के साथ प्राकृतिक चिकित्सा के अन्य अवयवों पर भी बात करेंगे और जो 5W1H के कॉन्सेप्ट में जो और तत्व रह गए हैं उनकी समझ भी विकसित करेंगे। आशा है कि आपके जीवन में आज का दिन परिवर्तन का दिन होगा और आपको ये वार्ता, चाहे आप रेडियो पे सुन रहे हो या हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो, देख रहे हो, लाभकारी होगी। तो सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो जय घोष के कार्यक्रम आरोग्य में। और आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर शिखा गुप्ता जी हैं, जो कि नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आपके शरीर के महत्वपूर्ण और गंभीर रोगों का इलाज करने का अनुभव आपके पास है 20 वर्षों का, और लगातार आप इस दिशा में लोगों को जागरूक कर रही हैं और अपने सकारात्मक प्रयासों से लोगों को जोड़ रही हैं। तो आज हम भी जुड़े हुए हैं और आप अभी तक जितनी भी चर्चा हुई है उसमें आपको ये समझाया गया कि आपका शरीर काम कैसे करता है, आपका आहार क्या होना चाहिए, आपकी जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे अच्छी रहेगी, ये सब तो आपने समझा है। लेकिन आगे हम बात करेंगे और अवयवों की और महत्वपूर्ण जानकारियों की, जिससे कि हम निरोगी रह सकें। तो डॉक्टर शिखा, आपका स्वागत है फिर से। और हम बात कर रहे हैं लेकिन इस अंक के साथ में आपको ये समझते हुए, अमल करते हुए अगले अंक को ज़रूर सुनना है। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा रेडियो जय घोष 107.8 FM पर आरोग्य कार्यक्रम में मेरे साथ, यानी कि राधेश्याम दीक्षित के साथ। तो फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और फिर जब जुड़ेंगे तो अगले अंक में आगे की बातें होंगी। तो सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय